हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपके इंग्लिश ग्रामर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं 10th वालों के। आज मैं आपको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपको समझ मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको समझ में आएगा और आपके लिए इजी रहेगा आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन का आंसर सही देना, जवाब उसका सही देना है। तो वैसे ये एमसीक्यू ही, बट अगर आएगा ही नहीं तो आप करोगे क्या। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री पोर्शन। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, 1857। जो प्रो जो प्रोसेस था ना ब्रिटिश कन्क्यूस्ट का, कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है? कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ पे अपना अधिकार जमाना, किसी चीज़ को अपने अंदर अपने काबू में करना, राइट? दैट इज़ नॉन एज कॉन्क्वेस्ट। सो जो प्रोसेस था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का, इंडिया का जो उन्होंने इंडिया को अपने हाथों में करना चाहा, अपने मतलब उन्होंने चाहा कि इंडिया उनका हो जाए, वो स्टार्ट हुआ कब? मिड 18th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश रूल को मतलब धीरे धीरे वो जब आना शुरू किया उन लोगों ने, तो उनका ये था कि ठीक है, अब हम धीरे धीरे अपना यहाँ पे राजगद्दी करें, मतलब अपना सब चीज़ बसाएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने, आप जैसा कि जानते हो, जब फर्स्ट 100 years ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज फ्रॉम 1757 टू 1857। अगर हम बात करते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, 1857 की, तो एक चीज़ याद रखना, इससे पहले 100 साल ब्रिटिशर्स हमको ऑलरेडी रूल कर चुके थे। ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम 1757 टू 1857। दिस वर द फर्स्ट 100 years ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। एंड दिस period, that is from 1757 to 1857, was marked by British conquest and rapid expansion of their dominion in India. Now, here, what do you mean by rapid expansion of their dominion in India? So, the rapid expansion of dominion in India means कि उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने चाहा कि वो हर एक छोटे छोटे बड़े बड़े इलाकों में हर जगह अपना अधिकार जमाएं, अपने राइट्स ले। ठीक है। उन्होंने हर चीज़ को अपने अंडर करना चाहा, हर चीज़ को हासिल करनी चाहिए। दैट वॉज द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ देयर डोमिनियन इन इंडिया। उन्होंने जगह थोड़े थोड़े कुछ कुछ अपने अपने लोगों को, ठीक है, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ ऑफिसर्स, इन लोग को थोड़ी थोड़ी जगह पे भेजा कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ। ठीक है। वो पहले टारगेट कर रहे थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे सब चीज़ पे काबू लेना शुरू, कब्जा करना शुरू किया। और ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन किया, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ का, और इकोनॉमिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए इंडिया में, ठीक है, वो सब इफ़ेक्ट कर रहे थे सारे इंडियन सोसाइटी को। मतलब इंडिया में जितनी भी सोसाइटीज़ थी, सोसाइटीज़ मेरा मतलब है जितनी भी क्लास थे, जितने भी स्टैंडर्ड्स थे लोगों के, हर क्लास के, हर लेवल के लोगों को कहीं ना कहीं एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रही थी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनकी जितनी भी चीज़ें थी, वो सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी सारे सेगमेंट्स में इंडियन सोसाइटी के। जो रूलिंग क्लास थी, जिसे हम राजा कहते हैं, किंग्स एंड ऑल, उनसे भी उनका अधिकार छीन लिया गया था। दे वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर पावर। जो पेसेंट्रीज थे, वो उनसे उनकी लैंड राइट्स छीन ली गई थी कि आपके पास इतना अधिकार नहीं है आपके ज़मीन का। अगर आपको कुछ रेवेन्यू मिलता है तो वो रेवेन्यू हमारा है, आपको अगर कुछ कमाई होती है तो उसमें से आधा से ज़्यादा टैक्स हमारा है। ठीक है। वो सब इन पे लागू होने लगा था। जितने, मतलब कह सकते हैं कि जितने भी सेगमेंट्स थे इंडियन सोसाइटी में, चाहे वो
रूलिंग क्लास के हों, चाहे लो लेवल के हों, चाहे आर्टिशंस हों, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, हर कोई कुछ ना कुछ चेंजेस फेस कर रहा था, हर कोई अफेक्टेड था। ठीक है, आर्टिशंस जो थे उन्होंने लॉस कर दी थी अपनी रहना खाना पीना ये सब। जो मिडिल और अपर क्लास के लोग थे इंडियन सोसाइटी के, और पर्टिकुलरली नॉर्थन इंडिया में, नदर्न इंडिया में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे, एनॉयड थे। क्यों क्यों एनॉयड थे अगर पूछा जाता है, क्योंकि उनको एक्सक्लूड किया जाता था। एक्सक्लूड मतलब, एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, निकाल दिया, मतलब बाहर रखा जाता था कि उनको वेल पेड हायर पोस्ट नहीं मिलनी है, हायर पोस्ट नहीं देनी है एडमिनिस्ट्रेशन में, और मतलब जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं उसमें उनको ऑफिसर रैंक नहीं देनी है, बहुत छोटी रैंक देनी है, लाइक टुडे इट इज़ लाइक ऑफ कांस्टेबल एंड ऑल, वैसी उनको कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं देनी है और ये सब। तो सबसे ज़्यादा एनॉयड जो थे वो नदर्न इंडिया के लोग थे, मिडिल और अपर क्लास वाले। ठीक है, देन इफ़ यू टॉक अबाउट कल्चर और रिलीजियस एक्टिविटी वाले लोग, अगर हम उन लोगों की बात करें तो जैसे प्रिस्ट हो गए, स्कॉलर्स हो गए, तो वो विदाउट एनी इनकम थे, उनका कोई इनकम ही नहीं था, कोई उनके पास कुछ नहीं था कि उनको उनसे कुछ ले सके, मतलब उन्हें कुछ खाने पीने को उनके पास कोई भी इनकम नहीं थी। ठीक है, उन्होंने खुद अपनी सारी अथॉरिटी लॉस कर दी थी। फिर इंडियन रूलर्स जो थे, प्रिंस जो थे, ज़मींदार जो भी थे, बड़े बड़े ज़मींदार तक अपना हर अधिकार खो चुके थे। ठीक है, उन्होंने अपने सारे अथॉरिटीज़, अपने सारे अधिकार लॉस कर दिए थे, उनके सारे राइट्स उनसे छीन लिए गए थे। जो कंपनी के इंडियन सोल्जर्स थे वो उनको बहुत लो पोस्ट दी जाती थी, जो कि मेरा मतलब है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय थे हमारे इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा लो पोस्ट दी जाती थी, ताकि वो अपने आप को सुपीरियर ना समझें, ताकि वो अपने आप को सुप्रीम ना समझें, वो दब के रहें, इंडियंस दब के रहें। बहुत कम पे किया जाता था, बहुत हार्ड लाइफ होती थी, और बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता था उनको। किससे होता था, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स करते थे जो उनसे हायर रैंक पे था। हर ब्रिटिशर को ऑफिसर बना दिया जाता था, बट जितने भी इंडियन थे उनको बहुत लो पोस्ट दी जाती थी, लाइक कांस्टेबल, क्लर्क, पियोन, ये सब। ठीक है, ये सब पोस्ट जो थी वो इंडियन को दी जाती थी। लेकिन हुआ क्या, 1757 से 1857 ने इन्होंने तो मतलब बहुत ज़्यादा आराम से, ऐश से इन लोगों ने रूल किया इंडिया में। बट 1857 होते होते कंडीशन कुछ ऐसा हो गया कि जगह जगह से लोग भड़कने लगे, इन लोग की पॉलिसीज़ को लेके लोग गुस्सा होने लगे, इरिटेट होने लगे, उनमें बदले की भावना आ गई। ठीक है, और जो ये सब था ना, जगह जगह लोग ये सब ऐसे होने लगे, इरिटेट होने लगे, ये सब, इन सब के वजह से क्या हुआ, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, सो अगर हम पॉलिटिकल कॉसेस की बात करें, ओके, अगर हम पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि लोग बहुत इरिटेट हो चुके थे। सिंपल रीज़न ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को लेके और इनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस को लेके। मतलब इनकी हर पॉलिसी एक ऐसी थी कि सिर्फ इंडियंस को परेशान करती थी। इनका हर चेंज ऐसा था कि जो सिर्फ इंडियन के हर सेगमेंट को परेशान करता था। कभी इन्होंने इंडियन के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया। Then, if we talk about the political reasons which antagonized the Indian rulers, तो वो ये थे कि सबसे पहला तो पॉलिटी ऑफ एक्सपेंशन था। ठीक है, अगर सॉरी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, अगर हम बात करें व्हाट इज़ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, पॉलिसी तो मतलब पता है, पॉलिसी मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन देखो क्या होता है। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, पॉलिसी मीन्स रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की। टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब कि जगह जगह अपना अधिकार जमाने की और अपने अंडर करने की, हर स्टेट, हर
छोटे छोटे इलाके, हर चीज़, ठीक है। और धीरे धीरे करके, धीरे धीरे एकदम करके अपने अधिकार में लेना हर इंडियन स्टेट को उनका मेजर रूल था, मेजर टारगेट था। और ये मेजर कमज़ोरी थी इंडियन रूलर्स की कि वो धीरे धीरे अपना सब कुछ लुटा रहे थे, ठीक है। जब से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, अब बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जून में 1757 में, जब से शुरुआत हुई थी इंडिया ब्रिटिश रूल की इंडिया में। रिमेंबर, द फर्स्ट 100 years of the British rule in India was from 1757 to 1857, राइट। सो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटोरियल पावर थी वो इंक्रीज़ हो गई थी उसके बाद से धीरे धीरे करके इंक्रीज़ ही हो रही थी, कम नहीं हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया बढ़ाने के लिए अपना पॉलिटिकल पावर इंडिया में, ठीक है, 4 वेज से। अब इनके ये 4 वेज क्या थे अपना पॉलिटिकल पावर, अपना पॉलिटिकल अधिकार जब गुंडागर्दी जमाने का, ये 4 वे थे। सबसे पहला वे था आउटराइट वॉर्स। आउटराइट मीन्स अलग अलग जगह पे लोगों को भड़काना और फिर वॉर करवाना, दैट वाज आउटराइट वॉर्स। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी व्हाट इज़ आउटराइट वॉर्स। पहले हम 4 वेज देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ आउटराइट वॉर्स, सेकेंड इज सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, थर्ड इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, and on the pretext of alleged misrule is the fourth one. अब बाय आउटराइट वॉर्स की बात करें तो क्योंकि उन्हें अपना एक्सपेंड करना था टेरिटोरियल पावर, ठीक है, पॉलिटिकल पावर इंडिया में, और सेफगार्ड करनी थी अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कई सारे सेगमेंट्स में, कई सोसाइटीज़ में, कई क्लासेस में वॉर छेड़ दिए कि भाई तुम आपस में लड़ो, आपस में मरो और हम इंजॉय करेंगे। They did this. Battle of Buxar जब हुआ 1764 में, after 7 years of Battle of Plassey, ठीक है, Battle of Plassey हुआ था 1757 में। जब Battle of Buxar हुआ 1764 में, तो इन्होंने तो ये क्या हो गए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने मतलब अपना हक जमा लिया, कहाँ पे, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। they did this, उन्होंने अपना हक जमा लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस इन एंग्लो मैसूर वॉर, अब जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767 से लेके 1799 तक, बहुत सालों तक चला ये वॉर, राइट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उन्होंने एनेक्स किया बहुत सारे टेरिटरीज मैसूर स्टेट के इस समय में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर स्टेट के बहुत सारी टेरिटरीज को अपने अंडर किया, बहुत सारी टेरिटरीज को अपने हक में किया, बहुत सारी टेरिटरीज के ऊपर ये रूल करने लगे। ओके फिर आफ्टर देखो अब देखते जाओ, पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर किया, बैटल ऑफ प्लासी किया था, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर किया। उसमें क्या हुआ, बंगाल, उड़ीसा और बिहार जीत लिया, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे इन्होंने हक जमाया। फिर ये बढ़े हमारे मैसूर की तरफ। एंग्लो मैसूर वॉर में इन्होंने मैसूर के बहुत सारे टेरिटरीज पे हक जमाया। देखो धीरे धीरे ये अपना सिर्फ हक जमा रहे हैं। ओके फिर क्या हुआ, अब आफ्टर दिस एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो था 1817 से 1818 में, वो जो वॉर था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, उस समय जो पेशवा का एंटायर डोमिनियन था ना, जो पेशवा का एंटायर किंगडम था, डोमिनियन मीन्स किंगडम, और जो सारे मराठा टेरिटरीज थे नॉर्थ एंड साउथ के नर्मदा रिवर के, वो अब ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था। कब एक्वायर किया था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। अभी तक इन्होंने बंगाल किया था, बिहार, उड़ीसा, मैसूर। अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने मराठा टेरिटरी के नॉर्थन, साउथन, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट पे नर्मदा रिवर के भी सब एनेक्स कर लिया. ओके. द पंजाब वॉज एनेक्स्ड इन 1849 after the Sikhs were defeated in the second Anglo-Sikh War. अब इन्होंने पंजाब को भी धीरे से अपने हक में कर लिया. कब? जब सिख हार गए थे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में. ठीक है, जो कि चला था फ्रॉम 1823 टू 1856. इफ़ यू कैन राइट डाउन, आप लिख लो. और अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो ध्यान से सुनो. स्टोरी की तरह आप अगर सुनोगे समझोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें. फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना किंगडम और एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने सिंध को जो था फिर क्या हुआ, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना किंगडम एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंध को कंक्योर किया. सिंध को अपने काबू में कर लिया. ठीक है. टेरिटरीज ऑफ असम, अराकान एंड तेनासरम एंड पेगू जो कि म्यांमार में है, वो सब भी काबू में कर लिया. अब जो दूसरा वे था वो था सब्सिडरी अलायंस. अगर हम पूछे सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, तो ये तो अभी हमने क्या पढ़ा, आउटराइट वॉर्स. आउटराइट वॉर्स में क्या होता था, आउटराइट वॉर्स में होता था कि हाँ भाई हरा देते थे और फिर एनेक्स करते थे. सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, ये साइन करवा लेते थे एक एग्रीमेंट ब्रिटिश अपने बीच, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में एक साइन हो जाती थी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन, एक एग्रीमेंट साइन हो जाती थी जिसमें लिखा होता था, जिसके हिसाब से वो स्टेट लॉस कर चुके रहते थे अपनी सॉवरेनिटी, अपना पावर रूल करने का इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस. मतलब कि ब्रिटिशर्स अगर कुछ चाहें तो वो कर सकते थे, बट और कोई कुछ नहीं कर सकता था, वो बिना ब्रिटिशर्स के आज्ञा के परमिशन के कुछ नहीं कर सकते थे. ओके. दिस वॉज नॉन एज द सब्सिडरी अलायंस, बाय सब्सिडरी अलायंस. ठीक है. अब सब्सिडरी अलायंस में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. फर्स्ट रूल वॉज कि सुप्रीम पावर ब्रिटिशर्स ही रहेंगे चाहे जो हो जाए. दूसरी बात, सरेंडर करना पड़ता था अपना फॉरेन रिलेशंस और ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एग्री करना पड़ता था कि वो किसी भी दूसरे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे किसी दूसरे पावर के साथ, या किसी भी कोई भी वॉर खड़ा नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. एक्सेप्ट करते थे ब्रिटिश रेसिडेंट को उनके हेडक्वार्टर्स पे, और एग्रीड करते थे कि हाँ कोई भी हमारे यहाँ यूरोपियन एम्प्लॉय सर्विस में नहीं आएगा विदाउट कंसल्टिंग द ब्रिटिश कंपनी. ठीक है. एग्री करते थे मेंटेन करने के ब्रिटिश ट्रूप्स, दैट इज़ आर्म्स एंड आर्टिलरीज एट देयर ओन कॉस्ट, कि हाँ भाई आर्म्स एंड आर्टिलरीज हम देंगे, वो भी अपने कॉस्ट पे देंगे, आपको पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने वर्चुअली हर चीज़ अपनी खो दी थी, अपना इंडिपेंडेंस खो दिया था. ठीक है. ब्रिटिशर्स के हाथ में कि हाँ तुम हमारे राजा हो, तुम हमें रूल करो, हम बस बैठे रहेंगे राजा के नाम से बन के, और कुछ नहीं. दिस वर द सब्सिडरी अलायंस. ठीक है. दिस वाज द सब्सिडरी अलायंस. और जो स्टेट इसके अंदर आके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनके साथ हो जाते थे, उनके अगेंस्ट नहीं रहते थे, वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर आते थे. ठीक है. देन जो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी थी वो नेगोशिएट की गई थी बाय ईस्ट इंडिया कंपनी with the Nawab of Awadh in 1765, by which the company undertook to defend the frontiers of Awadh on the condition that the Nawab of Awadh would pay for such defense. जो अदर स्टेट्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट की थी सब्सिडरी अलायंस, वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, राजा ऑफ तंजौर, सिंधिया राजपूत स्टेट जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी और द रूलर ऑफ भरतपुर. ठीक है.
अगर हम बात करें बाय द वे ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो लॉर्ड डेलहाउसी जो थे, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने एनेक्स किया था बहुत सारे इंडियन स्टेट्स, ठीक है, यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है विथआउट अ मेल हेयर, मतलब बिना अपने वारिस के, बिना अपने हेयर के मर जाता है कोई, लाइक इट हैपेंड इन रानी लक्ष्मीबाई केस, उनको यही कहा जा रहा था उनका फर्स्ट बेटा तो मर गया था, तो उनको यही कहा जा रहा था कि नहीं, आपका कोई मेल बेटा नहीं है, यू डोंट हैव एनी ऑफ योर सन, तो आपको अपनी जो भी आपका सब राजपाट है आपको हमको देना पड़ेगा, आपको हमको सौंपना पड़ेगा। सो दिस वॉज नोन एज लैप्स, कि इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर in his kingdom, and that was called lapse, और that is it would come under the company's territory in India। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई मेल हेयर नहीं है, कोई लड़का वारिस नहीं है, कोई आने वाला मतलब राजा का ही कोई बेटा नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं उसकी, तो वो कंपनी की, वो जो टेरिटरी थी वो कंपनी के अंडर जाएगी। जब रूलर ऑफ झांसी, जैसा कि मैंने आपको बताया इन द केस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जब झांसी के राजा मरे थे 1853 में, तो उनका कोई नेचुरल हेयर नहीं था, उनका कोई नेचुरल वारिस नहीं था, ठीक है। रानी भी उस समय विधवा हो गई थी, तो और उनको पेंशन मतलब उनको पेंशन मिलती थी, और उन्होंने अडॉप्ट किया था सन। उस सन का नाम क्या था? आनंद राव, जो कि लॉ के नज़र में लीगल तरीके से सक्सेसर नहीं था थ्रोन को, ठीक है, क्योंकि नेचुरल हेयर को ही मान रहे थे ब्रिटिशर्स। ओके, जो बाकी प्रोमिनेंट स्टेट थे जिन्होंने एनेक्स किया बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन वर सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। इन लोगों को ये सब एनेक्स हो गए थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है। उनके पास भी कोई अपना हेयर नहीं था, कोई रूलर नहीं था, तो ब्रिटिशर्स ने इनको अंडर में कर लिया था। जो प्रिंसिपल है लैप्स का, वो अप्लाइड किया जाता है लेने के लिए टाइटल और पेंशन ऑफ द रूलर्स भी। अब जैसे लक्ष्मीबाई को कुछ चीज़ें मिलती थी, पेंशन मिलता था, वैसे ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, कई बार ये वाला अप्लाई कर देते थे कि हाँ भाई तुम्हारे पास पैसा भी नहीं जाएगा, पेंशन भी नहीं जाएगा, तुम्हारा टाइटल भी छीन लिया जाएगा, रानी या राजा जो भी है, और फिर तुमसे सब अधिकार भी ले लिए जाएंगे। जो रीगल लाइट टाइटल्स थे नवाब की, कर्नाटक और तंजौर की, वो ले लिए गए थे इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते। और ये जो चीज़ थी इसने डिसकंटेंट कर दिया अमंग द रूलर एज वेल एज द अमंग द पीपल इन जनरल। द रूलर of Indian state believed that the states were annexed not by the application of doctrine but by the lapse of all the morals on the part of the British। अगर हम बात करें द लास्ट वे की, तो वो था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल। 1856 में लॉर्ड डेलहाउसी ने क्या किया? लॉर्ड डेलहाउसी ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी किया था। नाउ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, जब 1856 में लॉर्ड डेलहाउसी ने एनेक्स किया, मतलब अंडर में किया, हक जमाया अवध पे टू द कंपनीज डोमिनियन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, तो उन्होंने डिक्लेयर किया अवध को कि वो मिसगवर्न था, ब्रिटिश रूल ज़रूरी था वहाँ पे, ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर देखभाल हो सके। सो दिस वॉज एलिज्ड मिसरूल, मतलब कि तुम सामने वाले पे, ब्रिटिशर्स जो थे वो सामने वाले राजा पे ये लगा देते कि नहीं, रूल ही नहीं कर रहा था अच्छे से, अगर हम नहीं आते तो यहाँ मतलब हमारी यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी, अगर हम नहीं आते तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चलता। सो दिस वॉज द ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिस मिसरूल। लॉर्ड डेलहाउसी जस्टिफाई किया, लॉर्ड डेलहाउसी ने एनेक्सेशन अवध का ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द गुड ऑफ द गवर्न, ठीक है। अब देखो ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ, जो लोग थे अवध के, उनको और हार्डशिप्स, उनको और डिफ़िकल्टीज मतलब फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड डेलहाउसी ने, कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता तो फिर लोग तुम्हारे आने के बाद, आपके रूल के आने के बाद भी क्यों डिफ़िकल्टी फेस करते, क्यों डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करते। सिचुएशंस और हार्ड तो तब हुई जब आप आए, जब आपने अवध पे रूल स्टार्ट कर रहा, ठीक है।
सो दे व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल ऑफ अवध, तो उन्हें पे करने पड़ते थे हायर लैंड रेवेन्यू, एडिशनल टैक्सेस, फूड पे, हाउस पे और फेरीज पे। फेरीज मतलब रिक्शे पे या रोज जो भी रेंटल था इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस, ठीक है। ठीक है, जो डिसोल्यूशन था नवाब ऑफ अवध का आर्मी का, और एडमिनिस्ट्रेशन 3000 ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स आउट ऑफ जॉब। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अब इन्होंने अपने अंडर तो ले लिया ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने सारे लोगों को बाहर भी निकाल दिया, फेंक दिया, ठीक है, कि नहीं तुमको जॉब ही नहीं करना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनको तो अपने सोल्जर्स रखने थे, इनको तो अपने ऑफिसर्स बढ़ाने थे यहाँ पे। सो दे डिड दिस, ओके। जो कंपनी के सिपाही थे, सिपाही जो हम कहते हैं कांस्टेबल सिपाहीज, जिसमें कि 75,000 जो कि अवध से थे, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे इस दौरान। सोल्जर्स ने हेल्प की ब्रिटिश को कन्क्योर करने में बाकी इंडिया, ठीक है। फिर उन्होंने अपने होमलैंड मतलब फिर उनको अपना भी करवाना पड़ा, मतलब अपने जगह को भी बाकी करवाना पड़ा, रूल करवाना पड़ा। फिर वहाँ पे ठीक है, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रूल हो रहा है तो कर लेने दो। अब रूल भी हो गया, बट फिर उनको फाइनेंशियल पोजीशन बहुत दिक्कत आने लगी सोल्जर्स को। उनको हायर टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, फैमिली के, लैंड के, ठीक है, जो कि उनके अवध में थे। देन कम्स disrespect shown to Bahadur Shah. This was the political cause. This is the second political cause. Disrespect shown to Bahadur Shah. The first is policy of expansion, और policy of expansion के अंडर ये चारों आते थे जो मैंने बताया आपको. Doctrine of lapse by subsidiary alliance on the pretext of alleged misrule and by outright wars. Now the second political cause is disrespect shown to Bahadur Shah. बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल रूलर थे, वो प्रोटेक्शन में थे कंपनी के, एंड उन्हें पेंशन मिलती थी ब्रिटिश से, ठीक है। जो नेम था मुग़ल किंग का, वो रिमूव्ड कर दिया गया था कॉइन्स से जो कि कंपनी ने बनाए थे। 1849 में लॉर्ड डेलहाउसी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र के जो भी बच्चे होंगे वो परमिटेड नहीं होंगे यूज़ करने के लिए रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। वो अपना मतलब रेड फोर्ट को अपने किले की तरह यूज़ नहीं कर सकते, दे आर नॉट परमिटेड। सो दे वर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अ प्लेस नियर द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास में एक जगह थी, वहाँ पे उनको शिफ्ट करने के लिए बोला गया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया कि जब बहादुर शाह की डेथ के बाद, जब बहादुर शाह मर जाएगा तो उसके डेथ के बाद उसके सक्सेसर्स जो भी होंगे उनको यूज़ नहीं होगा इम्पीरियल टाइटल्स यूज़ करना विद देयर नेम्स, एंड वुड बी नोन एज मर प्रिंस। बस उनको प्रिंस बोला जाएगा और बाकी बहादुर शाह जफ़र वाला टाइटल कोई यूज़ नहीं कर सकता, मतलब उनको कोई इम्पीरियल टाइटल, रॉयल टाइटल यूज़ नहीं कर सकता, बस प्रिंस होंगे वो, ये जानेंगे सब लोग। जो ये डिसीजन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो उसने क्या किया, दिस हर्टेड द फीलिंग ऑफ द मुस्लिम्स। कंसिक्वेंटली जीनत महल जो कि वाइफ थी बहादुर शाह जफ़र की, उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्लॉट करना अगेंस्ट देम, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उन्होंने स्टार्ट कर दिया अब शतरंज खेलना कि नहीं भाई चलो तुम जो कर रहे हो करो, तुम गेम खेल रहे हो अब हम भी गेम खेलेंगे। देन थर्ड इज ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब। नाना साहिब ने अडॉप्ट किया सन, किसके बेटे को अडॉप्ट किया उन्होंने, बाजीराव सेकंड के बेटे को, ठीक है, जो कि लास्ट पेशवा थे, उन्होंने अडॉप्ट किया। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया नाना साहब को ग्रांट करने से पेंशन। दे वर पेइंग टू बाजीराव सेकंड। अब बाजीराव को सेकंड को पहले पे कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला नहीं हम तुमको नहीं देंगे, बाजीराव को नहीं देंगे तो तुमको भी नहीं देंगे, मतलब बाजीराव की पेंशन ना तुमको मिलेगी ना बाजीराव को खुद को मिलेगी। तो नाना साहब को अब फोर्स, मतलब नाना साहब पे ये प्रेशर आ गया रहने का कानपुर में, ठीक है, जो कि उनके फैमिली से बहुत दूर था। उनकी फैमिली कहाँ थी, उनकी फैमिली पूना में थी। ये दिस वॉज वाइडली रिसेंटेड इन द मराठा रीजन। नाना साहेब हैड इनहेरिटेड वेल्थ फ्रॉम द फॉर्मर पेशवा which he utilized in sending missionaries to different part of the country ताकि जनरेट कर सके अवेयरनेस अमंग द इंडियंस अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज़। वो अपना पैसा, वेल्थ जो भी था वो सब लगाने लगे पूरे इंडिया में भेजने के लिए, ताकि जगह जगह पे लोगों को ये बता पाएँ कि ये ब्रिटिशर्स ठीक नहीं है, इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। नाना साहब ने ट्रैवल भी किया दिल्ली से लखनऊ के बीच, उन्होंने सपोर्ट भी इकट्ठा किया, मतलब
उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए। जो दूसरी इंडियन रूलर थी जो कि एडवर्सली अफेक्टेड थी, वो बहुत सस्पिशियस हो गए कि उनको भी ऐसे ही होगा, उनको भी सब जगह से निकाल दिया जाएगा, उनके साथ भी ऐसे ही किया जाएगा जैसे नाना साहब के साथ करा जा रहा है। देन फोर्थ इज एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। अगर बात करें एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश, इट मीन्स दैट द इंडिया वॉज बींग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड से बैठे बैठे इंडिया में रूल हो रहा था सब चीज़। मतलब इंग्लैंड से ऑर्डर हो रहा था कि अगर यहाँ पे क्या एनेक्स करना है, क्या टारगेट करना है, क्या मतलब क्या चीज़ अभी रूल करनी है, अपने अंडर में लेना है, क्या पॉलिसीज़ बनानी है, दैट वाज ऑल मेड फ्रॉम इंग्लैंड, दैट वाज ऑल डन फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, जो कि 1000 माइल्स में है, फिर भी वहाँ से बैठे बैठे हो रहा था सब। ठीक है, और ये सब चीज़ें मतलब इंडियंस को देख के बहुत बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो बहुत रिवेंजफुल फील कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने लाइक जो पहले हमारे रूलर्स थे जो कि लाइक मुगल्स, ठीक है, जिन्होंने इंडिया कंक्योर किया था, जो कुछ समय के लिए इंडिया में सेटल हो गए थे। ठीक है, द रेवेन्यू दे कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन वर स्पेंट इन इंडिया ओनली। एक चीज़ अच्छी थी कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन का पैसा लेके अपनी जगह पर लगाना सोचा, अपने लोगों को देना सोचा। लेकिन जो मुगल्स आए थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, इंडिया से हम पैसा तो ले रहे हैं बट इंडिया में ही खर्च करेंगे, इंडिया में ही लगाएंगे। लेकिन ब्रिटेन के केस में अगर हम बात करें तो इंडियन को ये लगा कि नहीं, ये इंग्लैंड से रूल हो रहा है और जो इंडिया का जितना भी वेल्थ है, पैसा है, वो इंग्लैंड में ड्रेन किया जा रहा है, इंग्लैंड में लेके जाया जा रहा है और यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है इंडियंस के लिए। दिस वॉज द एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ओके, देन हम सोशियो रिलीजियस कॉज अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेम्प्ट था इंटरफेयर करने में सोशल और रिलीजियस लाइफ इंडियंस की, तो वो था एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी इंडियंस को रिबेल होने में, रिवेंज लेने में। ठीक है, फर्स्ट इज इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। अब देखो, कुछ सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय ब्रिटिश इन इंडिया, जो कि एम्ड तो थे, मतलब जिनका गोल तो था इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। However, while introducing such reforms, the feelings of the people were not taken into consideration. बोला तो जा रहा था कि आपके वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब ये सब पॉलिसीज़ बनी तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम इंडियन के वेलफेयर के लिए किया जाता। यहाँ तक कि इवन उन्होंने शायद इंडिया के बारे में सोचा तक नहीं था, लोगों को कंसीडर तक नहीं किया था। रिजल्ट क्या था ऐसे रिफॉर्म्स का? Like the abolition of sati, introduction of the Widow Remarriage Act, and the opening of Western education to girls were not welcomed by the masses. Apprehensions about modern innovation. People बहुत suspicious थे introduction of modern innovations like railway और telegraph. उन्हें यही नहीं पता था ये होता क्या है भाई, रेलवे क्या है, टेलीग्राफ क्या है। ठीक है, उनके बहुत सारी रूमर्स उस समय थी कि टेलीग्राफ पोल्स पे लोगों को हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, जो भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जाएगा। और सिमिलरली ऐसे रूल्स ये भी थे कि रेलवे कंपार्टमेंट में हायर कास्ट के लिए अलग डिब्बे होंगे और लोअर कास्ट के लिए अलग डिब्बे होंगे, और हर किसी को अपना अपना एक जगह होगा। ठीक है, उनको ये भी मतलब ये भी बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाया जा रहा था कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऐसे प्रैक्टिसेस ताकि वो अपने कास्ट और रिलीजन को डिफेंड कर सकें, अपने कास्ट और रिलीजन को इंडियन कास्ट एंड रिलीजन से दूर रख सकें। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो कि बहुत रूड और एरोगेंट थे, इंडियन ऑफिसर्स थे ही कहाँ बेचारे, जो भी मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो कि बहुत रूड और एरोगेंट थे टुवर्ड्स द इंडियंस, दे बिलीव दैट दे वर सुपीरियर टू इंडियंस। उन्हें ये बिलीव था कि मतलब उन्हें ये विश्वास था कि वो सबसे अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं, ईस्ट और वेस्ट ब्रिटिश आर द बेस्ट, लाइक दे वर लाइक दिस। और उन्होंने फॉलो की एक पॉलिसी कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द इंडिया। ठीक है, दे डब द मुस्लिम अ क्रूअल एंड, उन्होंने मुस्लिमों को बता दिया भाई कि तुम गद्दार हो, तुम क्रूअल हो,
तुम बहुत खड़ूस हो, तुम ईमानदार नहीं हो, ठीक है। कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स ने इल ट्रीट किया, इंसल्ट किया इंडियंस को, ठीक है। कुछ एक्ट थे अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, जो कि इंडियन सोसाइटीज़ पे ब्रिटिशर्स कर रहे थे। देन करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉलिसी एंड द पेटी ऑफिशियल्स वर करप्ट। अगर हम बात करें ऑफिसर्स की, तो जितने भी ऊपर के ऑफिसर्स थे या पॉलिसी थी, वो सब करप्ट था, सब करप्टेड था, सब घूसखोरी वाला था। द रिच गॉट अवे विथ क्राइम, जितने भी रिच लोग थे वो क्राइम करके भी छूट जाते थे, वो क्राइम करके भी उनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाता था। और जो मिडिल मैन थे, मतलब मिडिल या लो लेवल, मिडिल लेवल वाले फैमिली थी, या लो लेवल या कॉमन मैन जो थे, उन्हें चोरी की जाती थी, ऑपरेस्ट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, उनके साथ ही सब कुछ होता था। देन ऑपरेशन ऑफ द पुअर, टू कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम इनेबल द रिच टू ऑपरेस द पुअर। अब जुडिशियल सिस्टम अच्छा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया कि भाई जितने भी तुम लोग बड़े बड़े लोग हो, जितने भी ज़मींदार हो, जितने भी रिच रिच लोग हैं, ये तुम लोग छोटे छोटे लोगों को, पुअर पुअर लोगों को दबाना शुरू करो अपने अंदर, ठीक है। अपने अंडर में रखना शुरू करो, उनके ऊपर हक जमाना शुरू करो, वो नौकर हैं, तुम राजा हो, ठीक है। फ्लॉगिंग, टॉर्चर और जेल, मतलब जेल की सज़ा, ठीक है, कल्टीवेटर्स के लिए। या मतलब अगर कोई रेंट नहीं पे कर पाया, कोई लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पाया, इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया डेब्ट पे, तो ये सब बहुत कॉमन था कि तुमको जेल भेज दिया जाए, तुम्हारे ऊपर टॉर्चर किया जाए, मारा पीटी किया जाए, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके गरीबी बढ़ने लगी। जब गरीबी बढ़ने लगी तो पुअर और डेस्परेट होने लगे, और तब उन्होंने ज्वाइन किया एक जनरल अपराइजिंग इन द होप ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज की बात करें, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो ब्रिटिश वर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस इन रेस, कलर में, रिलीजन में, सेंटिमेंट्स में, इमोशंस में, हर चीज़ में अलग थे ब्रिटिशर्स और इंडियंस। 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने शो किया एक फ्रेंडली एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडियन रिलीजन 18th सेंचुरी में, ओके। उनका कोई पर्टिकुलर ज़ील नहीं था उनके अपने रिलीजन की तरफ, और कंपनी इवन एक्टेड एज अ ट्रस्टी ऑफ सम हिंदू टेम्पल्स। लेकिन 19th सेंचुरी में ये एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया अचानक से। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स जो थे वो बिगिन करने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया इंटरफेयर करना, ठीक है, लोकल रिलीजियस और सोशल कस्टम्स के, कि मतलब हर चीज़ में उनको इंटरफेयर करना ज़रूरी, उन्होंने समझने लगे वे। उन्होंने डी अनाउंस किया आइडल वर्शिप, उन्होंने डब्ड किया लोकल बिलीव्स को एज इग्नोरेंस। आफ्टर 1830 After 1813, there was an increase both in the numbers and the activities of Christian missionaries. देखो अभी तक तो वो मतलब 18th सेंचुरी तक तो मंदिर वंदिर के ट्रस्टी बने फिर रहे थे। 19th में उन्होंने आइडल वर्शिप के लिए मना कर दिया। फिर क्या हुआ 1813 में, क्या हुआ, उन्होंने इंक्रीज़ हो गई नंबर में, उनके एक्टिविटीज़ में भी, और जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज चर्च थे ये सब भी उन्होंने बनाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। जो इंडियन थे उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मिशनरी को, ठीक है, जो कि कन्वर्ट कर देगी क्रिश्चियनिटी में। देन फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो इंट्रोड्यूस हुआ इन नंबर ऑफ स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स थे जहाँ पे कोएड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। 1829 में जो बंगाल गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड हुआ जो बंगाल गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड हुआ था ब्रिटिशर्स का, जो कि बहुत पहले हुआ था ना, बंगाल बिहार बैटल ऑफ बक्सर में, राइट। तब बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने स्टेब्लिश किया इंग्लिश क्लास 1829 में, इंग्लिश क्लास इन द कैलकाटा मदरसा विच वॉज अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन।
Later, English classes were introduced in Banaras Sanskrit College, BSc, ठीक है, बनारस संस्कृत कॉलेज. जो the shifting of emphasis from Oriental learning to Western education was not received well by the people, especially पंडित. उन्हें लगता था ये क्या बकवास है. मौलवी, उन्हें लगता था ये क्या बकवास सिखा रहे हैं, हमारे बच्चे या तो उर्दू सीखें या तो संस्कृत सीखें, ये इंग्लिश क्या है. They saw in it an attempt to discourage traditional Islamic and Hindu studies. लोग स्टार्ट करना, मतलब उन्होंने लोगों ने स्टार्ट कर दिया सस्पेक्ट करना. आई एम रियली सॉरी गाइस, बट बहुत ज़्यादा थोड़ी तबीयत मेरी अभी ठीक नहीं है, इसलिए बीच बीच में खांसी आ जा रही है. आई एम रियली सॉरी. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो पीपल ने स्टार्ट किया सस्पेक्ट करना कि एम क्या है वेस्टर्न एजुकेशन का. उन लोगों को ये लगने लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन का एम लिटरेचर को प्रमोट करना या साइंस को प्रमोट करना नहीं है, बट इनकरेज करना है चिल्ड्रन को क्रिश्चियनिटी की तरफ पढ़ना. उनको लोगों को ये लगने लगा, लोगों को ये चीज़ें मिसअंडरस्टूड होने लगी. देन taxing religious places. Religious sentiments of the Indians were hurt by the official policy of taxing land belonging to temples and mosques. अब जहाँ पे टेम्पल और मॉस्क थे वहाँ पे उनको ये हुआ कि और भाई और टैक्स लो, और मतलब और यहाँ पे रेवेन्यू लो. ऐसे लैंड जो थे वो एग्जेम्प्ट किए जाते थे टैक्सेशन बाय प्रीवियस इंडियन रूलर्स. लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तो ये लोग और लेने लगे. देन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. The Religious Disability Act of 1850 changed the Hindu law of property. It enabled a convert from the Hinduism to other religion. अब इन्होंने The Religious Disability Act को भी 1858 को भी लागू कर दिया. अब इसमें क्या था कि हिंदुइज्म अपने रिलीजन से किसी और रिलीजन में चेंज हो सकते हैं ताकि अपने पिता की प्रॉपर्टी मिल जाए, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर. The Hindu regarded this as an incentive to give one up one religious faith. अब नाउ इकोनॉमिक कॉसेस की बात करें. दिस वर द सोशल रिलीजियस कॉसेस. इकोनॉमिक कॉसेस की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न थे पॉपुलर डिसकंटेंट के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में बाय द ब्रिटिश रूल वह एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. सबसे पहला, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने ख़राब कर दिया, एक्सप्लॉयट कर दिया इंडियन रिसोर्सेज को. उन्होंने हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ की. उन्होंने एग्रीकल्चर इंडिया को जो था, मतलब जो भी था उसको सब चीज़ इंग्लैंड भेजने लगे. जितना भी एग्रीकल्चर वाला मामला था उसको वो यहाँ से इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इंग्लैंड में भेजने लगे. इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सपोर्ट एट चीपर रेट्स. अब भाई जब रूल तुम्हारा है तो तुम तो ये चाहोगे से कि हम चीपर रेट पे बेचें. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाहा कि बहुत चीपर रेट पे रॉ मटेरियल्स भेजे जाएं, लाइक कॉटन, सिल्क, ये सब भेजे जाएं ब्रिटिश इंडस्ट्री में, क्योंकि इसकी नीड भी बहुत थी. प्लांटेशन प्रोडक्ट भेजे जाएं जैसे इंडिगो और टी. फूड ग्रेन्स भेजे जाएं ब्रिटेन में. इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स इन द ड्यूटी फ्री और नॉमिनल ड्यूटी रेट्स. अब इन्होंने हमारे सामान तो चीपर रेट्स पे दे दिए, बट अपने सामान जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि या तो आप ड्यूटी फ्री ले सकते हो, ठीक है, या नॉमिनल ड्यूटी रेट्स पे, मतलब हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, कोई चीपर रेट्स नहीं देंगे. लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे वो हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगते थे, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था. जो इंडियन हैंडमेड गुड्स थे वो अनेबल थे कम्पीट करने के लिए चीपर मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट से. कम्पीट ही नहीं कर सकते थे, ब्रिटिशर्स के पास टेक्निक्स थी, हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी. तो ये चीज़ें जो थी वो इंडियन इंडस्ट्री को बेकार कर रही थी कहीं ना कहीं. डिप्राइव्ड ऑफ द आर्टिशंस ऑफ द इनकम एंड रिड्यूस द एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर. अब दूसरे हाथ पे जो भी एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का या फूड ग्रेन से का, जो कि इंडिया से हो रहा था, ठीक है, वो रेस कर रहा था प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, बट वो लोग दे नहीं रहे थे.
Thus, change in the nature of India's trade became an instrument for exploiting India's resources. The second one is drain of wealth. When we talk about drain of wealth, मतलब यहाँ से खींच के ले जाना, तो वो यहाँ से सच में हमारा wealth बहा के ले गए. Till the Battle of Plassey, the European traders used to bring gold into India to buy Indian cotton and silk. अब बैटल ऑफ प्लासी तक तो क्या हुआ था, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो गोल्ड लेके आते थे इंडिया में ताकि वो इंडियन कॉटन और इंडियन सिल्क खरीद सकें. लेकिन जब बंगाल कन्क्वेस्ट हुआ तो ब्रिटिश ने स्टॉप कर दिया गोल्ड लाना इंडिया में. उन्होंने परचेस किया रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्री के लिए इंग्लैंड की फ्रॉम द सरप्लस रेवेन्यूज ऑफ बंगाल, और प्रॉफिट्स जो कि उन्हें खुद मतलब जो हमारे ही प्रॉफिट थे, हमारे पैसे से हमारी चीज़ें खरीदी. ठीक है. Thus began the process of plundering India's raw material, resource and wealth by Britain. जो ट्रांसफ़र था वेल्थ का फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गॉट नो प्रपोर्शनेट इनकम रिटर्न, इकोनॉमिक रिटर्न, इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ. हमारी चीज़ें भी ले गए, हमारे ही पैसे से खरीद के वो चीज़ें ले गए. द ड्रेन इंक्लूडेड द सैलरीज, इनकम, सेविंग्स ऑफ इंग्लिशमैन, ब्रिटिश एक्सपेंडिचर. अब देखो भाई, हमारे ही जगह रह रहे हो, हमारा ही खा रहे हो, हमारे ही पैसे ले रहे हो और अपने सिपाहियों को, अपने ऑफिसर्स को दे के अपना बढ़ा रहे हो. दिस वॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ. ओके. द ड्रेन इंक्लूडेड द सैलरीज, इनकम, सेविंग्स, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको. Then the British expenditure in India on the purchase of military goods, office establishment, interest on debts, unnecessary expenditure on the army, etc. Then decay of cottage industry and handicraft की बात करें तो heavy duties, बहुत ज़्यादा heavy duty थी इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल में ब्रिटेन में, जो कि डिस्ट्रॉय कर रही थी इंडियन इंडस्ट्री. ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गुड्स जो थे इम्पोर्ट किए जाते थे इंडिया में वो नॉमिनल ड्यूटी रेट्स पे होते थे. अब बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स फ्रॉम इंडिया प्रैक्टिकली सीज्ड. जो आर्ट था स्पिनिंग और वीविंग का, फिर विच वॉज फॉर एजेस हैड गिवन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2000 ऑफ आर्टिशन, बिकम एक्सटिंक्ट. ओके. देन इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ peasantry. जो peasantry थी वो डिसकंटेंट विद द ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और कंसिक्वेंट लॉस हो रहा था उनको उनके लैंड में. इनफैक्ट अगर कोई peasantry ना हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस नहीं दे पाता था, ठीक है, तो क्या करती थी कंपनी, क्या करती थी उनको कोई सज़ा देती थी. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन बंगाल जो लैंड रेवेन्यू था वो डबल था अमाउंट कलेक्टेड अंडर द मुगल्स. Not even a part of this revenue was spent on the development of agriculture or on the welfare of the cultivator. ऊपर से जो नहीं दे पाता था उसे ये लोग सज़ा देते थे और ऊपर से बाकी जो भी रहता था इन लोगों के पास वो भी छीन लेते थे. ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. अब जैसे कि ये लोग हर चीज़ में से हमारे सिपाही को, हमारे लोगों को निकाल रहे थे, ठीक है, हम लोग को न पैसा दे रहे थे न कुछ दे रहे थे, तो इससे और अपने लोगों को रख रहे थे, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा. देन इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स. इंडिगो ट्रेड बहुत हाईली प्रॉफिटेबल था ब्रिटिश को, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी थी इंडियन पीसेंट्स को काम करना ही था. मतलब वो लोग जानवरों की तरह काम कराते थे. पीसेंट्स जो थे वो फोर्स किए जाते थे कल्टीवेट करने के लिए सिर्फ इंडिगो फील्ड्स में, जो कि चूजन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स. अगर वो कुछ और प्लांट करते थे तो उनका क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, और उनका कैटल जो था वो भी कैटल्स भी उठा के ले जाते थे, वो उनकी पनिशमेंट होती थी. पॉवर्टी और फेमाइन की बात करें तो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में हमारा पैसा गया, हाई टैक्सेशन था, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीसेंट था, सब तो था ही सही. बट देयर वर 12 मेजर एंड न्यूमरस माइनर famines between 1765 and 1857. The famines were the result of drought, other natural calamities as well as bad administration.
डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इनाम कमीशन हम कहते हैं, जो कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? इट इंक्लूड्स द तालुकदार एंड द हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एस्टेट्स। मिलिट्री कॉसेस की बात करें तो इल ट्रीटमेंट दी जाती थी इंडियन सोल्जर्स को, ना उनको अच्छे पैसे दिए जाते थे, ना अच्छा घर दिया जाता था, बहुत ज़्यादा पुअरली बात किया जाता था, हाउस भी बहुत बेकार मिलता था, ठीक है। उनको हर जगह से मतलब सिर्फ डिसरिस्पेक्ट ही मिल रहा था। जनरल सर्विसेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ इट वाज टैबू फॉर अ ब्राह्मण टू क्रॉस द सीज। ये पहले मतलब समुंदर पार करना टैबू कहलाता था ब्राह्मण्स के लिए। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने पास किया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में। एज पर दिस एक्ट इंडियन सोल्जर्स कुड बी सेंट ओवरसीज ऑन ड्यूटी, ठीक है। एक्ट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेंटीमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। जो ब्राह्मण सोल्जर थे उन्होंने देखा कि भाई ये तो डेंजर है इनके कास्ट के लिए। दिस लेड टू अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट अमंग देम। लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी, जो नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स थे इंडिया में was never very large with the British in the ratio as low as 1 on 4,000. डेलहाउसी ने रिकमेंड क्या किया था कि मोर ब्रिटिश सोल्जर्स शुड बी रिक्रूटेड इन द आर्मी. दिस कुड नॉट कम थ्रू. Thus, it made it easier for the large number of Indian soldiers to take up an arm against the British. Bleak prospects of promotion. अब देखो, all higher position in employment were reserved for the British. ठीक है, छोटी छोटी जितनी भी पोस्ट थी वो तुम इंडियंस को दे दो, बाकी हायर पोस्ट ब्रिटिशर्स के लिए थी. could not rise above the rank of a सूबेदार. अब जितने भी इंडियन लोग थे वो they could not rise above the rank of a सूबेदार. The future of the Indian soldiers was bleak. कोई भविष्य नहीं था उनके फ्यूचर का, कोई चांस नहीं थे प्रमोशंस के. डिप्रीविएशन ऑफ अलाउंस अगर हम बात करें तो भट्टा, दैट इज the Foreign Service Allowance, the Post Office Act of 1854 withdrew the privilege of free postage enjoyed by sepoys. Sipahis, Indian Sipahis were required to serve in area away from their homes without extra payment or additional bhattas. ठीक है? This was deprivation of allowances. Then poor performance of British troops. The British Army suffered major reverses in the First Afghan War, in the Punjab War, and the Crimean War. The Santhal War, the Santhal tribesmen of Bihar and the Bengal, armed with the axes and bows, rose up against the British, temporarily sweeping away the British rule from the area. Okay? Now we come to lower salaries. Salary बहुत कम दी जाती थी, as I already talked about it. Now introduction to the Enfield rifle. 1856 में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया रिप्लेस करने को ओल्ड फैशन मस्केट, जो कि ब्राउन बेस कहलाता था, by the new Enfield rifle. The loading process of the Enfield rifle involved bringing the cartridge to the mouth and biting off to the top greased paper with the teeth. अब जो न्यू राइफल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसमें क्या करना था, कार्ट्रिज को मुंह के पास ले जाके छीलना था पहले तो, फिर लगाना था, ठीक है, मतलब दांत से आपको छील के तब लगाना पड़ता. जनवरी 1857 में एक रूमर फैल गया बंगाल रेजिमेंट में कि जो भी ग्रीस कार्ट्रिज जा रहा है कार्ट्रिज जा रहा है उसमें फैट है काऊ और पिग का. अब काऊ और पिग का फैट है ये तो हमें पता चल गया. जो सिपॉयज थे वो they were now convinced that the introduction of Greek cartridges was a deliberate move to defile Hindu and Muslim religion. अब क्यों? क्योंकि हिंदू के लिए तो भगवान होती है, हिंदुओं के लिए गाय इज़ लाइक माता, गाय गऊ माँ, ठीक है. काऊ इज़ सैक्रेड, पूजा होती है. और फॉर द पिग, फॉर मुस्लिम्स पिग इज़ अ टैबू, ठीक है. उनके लिए पिग जो था वो बेकार होता है. तो both Hindu and the Muslim soldiers refused to use this cartridges and staged an uprising when they were forced to use them. Now beginning of the uprising, अगर हम बात करें शुरू कब हुआ, तो
26 फरवरी 1857 19th नेटिव इन्फेंट्री बरहमपुर बंगाल में refused to accept the cartridges given to them. Okay, this was the name of the batch, 19th Native Infantry at Berhampur. 19th Native Infantry batch of that time. ठीक है, the regiment was disbanded as a warning to the other regiment. जो सिपाही थे उन्हें बहुत ज़्यादा डर था अपना कास्ट रीजन इस सब लूज़ करने का अगर वह एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे कार्ट्रिजेस. एज अ रिजल्ट मंगल पांडे ने क्या किया, अटैक किया एडजटेंट 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर मार्च 29 1857. यहाँ से शुरू हुई क्रांतिकारी वॉर की बातें. मंगल पांडे जो थे उन्होंने एक्सिक्यूट किया आफ्टर कोर्ट मार्शल. अब भाई गद्दार बन गए तो कोर्ट मार्शल तो मिलेगा ही सही. फॉर हिज फेलो सिपाहीज ही बिकेम अ मार्टर. और अपने फेलो सिपाहीज के लिए वो शहीद कहलाने लगे. मेन इवेंट्स एट मेरठ. न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन बंगाल स्प्रेड लाइक अ वर्ल्ड फायर. ऑन May 9, 85 सिपाहीज रिफ्यूज टू टच द कार्ट्रिज ऑन द परेड ग्राउंड. दे वर सेंटेंस टू 10 years ऑफ रिगरस. अब भाई उन्होंने मना कर दिया तो बोला भाई तुमको तो 10 साल की जेल होगी, तुमने मना कर दिया. ठीक है, 10 तारीख को सारे सिपाहीज मेरठ में बुलाए गए. ठीक है, जेल में भेजे गए और फिर सेट फ्री देयर कॉमरेड्स एंड अदर कन्विक्ट्स. और फिर वहाँ से उन्होंने अपने बाकी साथियों को फ्री किया. वहाँ तक जेल भेजे गए, मतलब जेल किसने भेजा, क्रांतिकारियों ने भेजा कि जाओ 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 जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ से लोगों को छुड़ाओ. ठीक है, और उनको भी मनाओ इस चीज़ के लिए. इन्वेंट एट दिल्ली. जो सोल्जर थे जो कि मेरठ से आए थे दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, दे वर जॉइंड बाय द लोकल इन्फेंट्री. They seized the city and proclaimed the aged Mughal Emperor Bahadur Shah the Emperor of India. He was coerced to write letter to all chiefs and rulers of India urging them to organize a. अब इन्होंने बोला कि भाई बहादुर शाह जफ़र आपसे हम विनती करते हैं आप सबको चिट्ठी लिखो, आप सबको लेटर लिखो सारे चीफ्स को और रूलर्स को इंडिया में कि हम सब इकट्ठा आएँ और फाइट करें अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिम. ठीक है, और इस प्रोसेस में ब्रिटिश ने दिल्ली पे से अपना अधिकार खो दिया. जॉन निकलसन जो थे उन्होंने सराउंड किया दिल्ली को और 4 month के अटैक के बाद वापस से दिल्ली को हासिल किया. द ओल्ड एम्परर बहादुर शाह वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एडिंग द मूवमेंट. एज अ पनिशमेंट हिज 2 sons वर शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ हिम. ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई और डिपोर्ट किए गए वो यंगॉन से म्यांमार जहाँ पे वो मर गए थे 1862 में. अब बेगम हज़रत महल जो थी, ये लखनऊ का इवेंट हम बात करते हैं, इवेंट एट लखनऊ. तो बेगम हज़रत महल जो थी जो कि वाइफ थी नवाब ऑफ अवध की, उन्होंने लीड किया अपराइजिंग एट लखनऊ ऑन May 30, 1857. जो सिटी था वो रिकैप्चर्ड हुआ बाय द ब्रिटिश इन मार्च 1858. ओके, बेगम हज़रत महल फ्लेड टुवर्ड्स द नेपाल फ्रंटियर. इवेंट एट कानपुर. नाना साहेब जो थे उन्होंने लेड किया स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए कानपुर में. ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया 1857 जून में. लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिशमैन, वुमेन और चिल्ड्रन, बच्चे भी कैप्चर किए गए थे इन्फ्यूरेटेड मॉब से. ठीक है, ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहेब इन दिसंबर. उन्होंने डिफीट किया नाना साहेब को 1857 में. नाना साहेब फिर कहाँ गए, नेपाल की तरफ बढ़े. हिज जनरल तात्या टोपे एस्केप टू कल्पी. तात्या टोपे कहाँ पे चले गए, वो कालपी में चले गए. ऐसा नहीं था कि ये डर के भाग गए, ये सिर्फ इसलिए गए ताकि चीज़ें ये समझ सकें, फिर टारगेट बना सकें और फिर अटैक कर सकें. इवेंट इन सेंट्रल इंडिया अगर हम बात करें, झांसी एंड ग्वालियर, दैट वाज द सेंट्रल इंडिया. द बैटल बिगन एट झांसी अर्ली इन जून 1857 जब सर ह्यूज रोज. भाई रानी लक्ष्मीबाई को तो एक बार नहीं 1000 बार, मतलब पहले भी बहुत सारे इनके वेब सीरीज़ आ चुकी है, सीरियल्स आ चुके हैं, एपिसोड्स मतलब बहुत सारे आए हैं, मूवीज़ आ चुकी है.
तो कहीं ना तो आपने देखा ही होगा, सर ह्यूज रोज बहुत फेमस इंसान थे। सर ह्यूज रोज जो थे उन्होंने एक अपनी अलग ही आर्मी निकालनी चाहिए, ठीक है, झांसी के अगेंस्ट, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट। रानी लक्ष्मीबाई ने रेजिस्ट किया बट झांसी वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। जब ट्रेटर्स ने ओपन कर दिया था गेट फोर्ट्रेस का फॉर देम, ठीक है, द रानी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट्रेस। जो रानी थी, मतलब रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने मतलब अपना महल छोड़ा ऑन द नाइट ऑफ April 4, 1858, ज्वाइन कर सकें तात्या टोपे को कालपी में और फिर टारगेट के साथ तब अटैक कर सकें। रानी मर गई फाइट करते करते ब्रिटिश से ऑन June 17, 1858 ग्वालियर में। तात्या टोपे भी बिट्रे किए गए ग्वालियर चीफ से मान सिंह और वॉज हैंग्ड ऑन April 18, 1859। Event at other centers. At Bareilly, Khan Bahadur, a descendant of the former ruler of Rohilkhand, took command of the movement. बिहार में स्ट्रगल जो हो रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी, उसे कुंवर सिंह ने लेड किया। ज़मींदार थे जो कि जगदीशपुर के, ठीक है। ही हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज एस्टेट बाय द ब्रिटिश। फैजाबाद में लीडरशिप जो थी वो वॉज टेकन बाय मौलवी अलहमदुल्ला, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को बोला कि हाँ भाई तुम्हें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। ओके, बंगाल, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, सेवरल पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ईस्ट पंजाब रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है। कुछ स्टेट्स में इंडिया में तो जो रूलर्स थे वो बहुत लोयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, लेकिन उनके सोल्जर जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। In most of these places, common people rose up in arms and fought with their axes and spears, bows and arrows. उसके पास जो भी हथियार था वो उससे लड़ रहा था उस वक्त, आम आदमी जो भी था। Consequences of the first war of independence है, even though the uprising of 1857 was suppressed, इसने हिला के रख दिया था ब्रिटिश रूल को इंडिया में, उसके पूरे जड़ तक, ठीक है। It brought about the far-reaching effects of Indian socio-political life. End of the company's rule, जो company, the most significant result of the uprising of 1857 was the end of the rule of the East India Company. It transferred the power to govern India from East India Company to the British Crown. Then Queen Victoria's proclamation, जो Queen's proclamation incorporating the transfer of governance from East India Company to the British Crown was made public at Allahabad by Lord Canning, the first Viceroy of India. Okay, then end of Mughal and Peshwas with the death of Bahadur Shah II, who was deported to Yangon, म्यांमार में, जो कि मैंने आपको बताया मर गए थे बेचारे 1853 में। जो मुगल डायनेस्टी थी वो भी एंड में आ गई, ठीक है, वो भी अपना ख़त्म, उनका भी सब ख़त्म हो गया था। देन नाना साहब जो थे, जो कि लास्ट पेशवा थे, उन्होंने एक्टिव पार्ट लिया अपराइजिंग में और हैड फ्लेड टू नेपाल आफ्टर द फेलियर ऑफ द अपराइजिंग। सो ऑफिस ऑफ द पेशवा ऑल्सो केम टू एन एंड। अब क्योंकि वो नेपाल चले गए, उन्होंने नेपाल से सोचा कि सब करेंगे ये वो, तो उनका भी यहाँ पे सब कारोबार सब ख़त्म हो गया। सो मुग़ल और पेशवा का एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, मराठा और मुगल्स का एंड, मामला ही ख़त्म। रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स, रिलेशन बात करें तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो थे वो बंद किए गए, अबेंडेंड। कुछ इंडियन प्रिंस जो थे वो बहुत मतलब दे रिमेन लोयल टू द ब्रिटिश एंड हेल्प देम इन सप्रेसिंग द अपराइजिंग। तो उनकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड दिया गया, या अनाउंस करके दैट दे राइट टू अडॉप्ट देयर हेयर्स वुड बी रिस्पेक्टेड। अगर वो अडॉप्ट करना चाहें किसी बच्चे को तो ये रिस्पेक्ट दी जाएगी उनको कि आप अडॉप्ट कर लो। ऐसा रूल पहले नहीं था बट अब होगा उनकी लॉयल्टी को देखते हुए, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया ने एज्यूम किया द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। द इंडियन प्रिंस विलिंगली बिकेम जूनियर पार्टनर और एजेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि ये प्रॉमिस किया गया था उनको कि दे वुड कंटिन्यू एज रूलर्स ऑफ देयर स्टेट्स।
पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल 1858 के बाद ब्रिटिश कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल by turning the prince against the people, province against province, caste against caste, and group against group, and above all, Hindu against Muslims. भाई साहब ये तो आज का नहीं, सालों पुराना मैटर है. हिंदू को मुस्लिम से लड़ा तो मामला ख़त्म कर दो. अगर 3 लोग हैं, हिंदू मुस्लिम और एक और बोल देते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो तो भाई ये दोनों तो आपस में लड़के ही मर जाएंगे, तीसरे वाले को चीज़ अपने आप मिल जाएगी. तो ये इन्होंने किया था. दे एलिनेटेड द पीपल फ्रॉम देयर रूलर्स बाय गिविंग देम स्पेशल प्रोटेक्शन. अच्छा, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि व्हाट इज़ देयर टू फाइट बिटवीन हिंदू और मुस्लिम्स. ठीक है भाई, अपने अपने में सब अच्छे रहो, खुश रहो, दिस. लेकिन उनका क्या उस समय था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. मतलब सबको एक दूसरे के अगेंस्ट करके एक दूसरे से ही लड़वाओ मरवाओ. दिस वॉज देयर पॉलिसी. ठीक है. रेशियल एंटागोनिज्म की बात करें तो जो ब्रिटिश थे, दे बिलीव इन देयर रेशियल सुपेरियोरिटी, कि वो गोरे हैं, हम काले हैं. उनको ये सब भी बहुत ज़्यादा वो था. दूसरी बात, उनको एक चीज़ और थी कि भाई छुआछूत वाला, कि तुम लो कास्ट के हो, दूर रहो, तुम सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो. ठीक है. रेलवे कंपार्टमेंट में, पार्क में, होटल्स में, क्लब्स में एक्सेट्रा, जो भी यूरोपियन के लिए ओनली रिजर्व था, फॉर विजिबल मैनिफेस्टेशन फॉर दिस रेसिलिज्म. फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी वॉज डिक्टेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इंक्रीज रेशियल बिटरनेस आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857. रेशियल बिटरनेस जो था वो बहुत इंक्रीज हो गया था. ब्रिटिश ने डब्ड किया सारे इंडियन को एज अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड सब्जेक्टेड देम टू इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएशन. इन फैक्ट जो एंटायर स्ट्रक्चर था इंडियन गवर्नमेंट का, वो रीमॉडल किया गया बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सुपीरियर रेस. रिलीजियस चेंजेस किए गए, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड, इंटरफेयर करना उनको बहुत अच्छा लगने लगा था. चेंजेस इन द आर्मी, वही मैंने आपको बताया अभी, बहुत सारे मतलब आर्टरीज और आर्म्स, ये सब. ठीक है. देन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट होने लगा इन द रीजन, एंड रिलीजन वर प्रैक्टिस इन द रिक्रूटमेंट टू द आर्मी. ये सब होने लगी चीज़ें. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो इंडिया वॉज टर्न इनटू अ टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी, जहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था और इम्पोर्ट किया जाता था फिनिश गुड. हमारा सामान उठा के हमको ही बेचते थे, हमारा सामान सस्ते में उठा के हमको महंगे में बेचते थे. इनफैक्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करें तो अपराइजिंग of 1857 was the first struggle of the Indian people for freedom from British imperialism. इसने रास्ता बना दिया था नेशनल मूवमेंट के लिए. जो सेक्रीफाइस दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, मंगल पांडे ने, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ था. ठीक है. इंस्पायर हुए थे बहुत ज़्यादा लोग फ्यूचर फ्रीडम फाइटर्स बनने के लिए. बहुत सारे लोगों को लगता था नहीं, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए. ठीक है. वाइडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन हिंदुज़म. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान जो हिंदू और मुस्लिम जो थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म दिखाया था और ज़ील दिखाई थी फाइट करने में अगेंस्ट द एलियन गवर्नमेंट. एलियन मीन्स फॉरेन गवर्नमेंट. बट आफ्टर द अपराइजिंग, जो गल्फ बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाइडेंड. दिस वॉज द कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रूल, डिवाइड एंड रूल. इस पॉलिसी की वजह से उनके बीच में चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लगी थी. ठीक है. आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी थी. ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो मूवमेंट डिड नॉट हैव कॉमन प्लान्स ऑफ मिलिट्री एक्शन या सेंट्रलाइज लीडरशिप. हर जगह से कोई ना कोई लड़ रहा था, जगह जगह लोग इकट्ठा हो गए थे. बस ये था बस ये था कि लोग अलग अलग जगह से हाँ अगेंस्ट खड़े हो रहे थे. ये नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह से खड़े हुए बाकी जगह डर है, नहीं, ऐसा नहीं था. कि मूवमेंट का कोई कॉमन गोल नहीं था बिफोर इट एक्सेप्ट फॉर द एंटी फॉरेन सेंटीमेंट. देन ब्रिटिश एम्पायर हैड फार सुपीरियर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ men, money and material to the Indians. Uprising was supposed to begin on May 31, but due to the greased cartridges जो मैंने आपको बताया था incident, it began much before the fixed date. So the whole plan remained disorganized.
देन कुछ सेक्शन जो थे इंडियन सोसाइटी के वो हॉस्टाइल थे अपराइजिंग के लिए. फॉर एग्जांपल मनी लेंडर्स और द बिग मर्चेंट्स थे मुंबई कोलकाता चेन्नई के, जो कि मेन प्रॉफिट जिनका इकोनॉमिक कनेक्शन था ब्रिटिश मर्चेंट का, जिनसे मेन प्रॉफिट आता था ब्रिटिशर्स को. Besides, Zamindar of Bengal were loyal to the British. Nature of the war. Historian or scholars had different view about the nature of the outbreak of 1857 की अगर बात करें तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग व्यू है. विनायक दामोदर सावरकर ने अपने बुक में लिखा था, जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो उनकी बुक है, उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया एज अ प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस. और जो एस एन सेन थे हिस्टोरियन थे, उनका भी ये बिलीव था, उनका भी ये मानना था कि जो 1857 का अपराइजिंग का चीज़ था इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है, वॉज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे. लोगों ने आगे बढ़ के कोशिश की थी इंडिपेंडेंस कमाने की, ठीक है, एज द रिवोल्यूशनरी वांटेड टू गेट राइड ऑफ द एलियन गवर्नमेंट, दैट इज़ द फॉरेन गवर्नमेंट, और रीस्टोर करने की अपनी ओल्ड ऑर्डर ऑफ विच द किंग ऑफ दिल्ली वॉज द राइटफुल रिप्रेजेंटेटिव. बाय द वे, नेचर कुछ भी हो अपराइजिंग का, ठीक है, 1857 का, इतना तो समझ में आता है कि इन सब चीज़ों से ये पहली कोशिश थी. दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की. जब लोगों ने जगह जगह से मिलकर आगे आना शुरू किया, यूनिटी दिखाई और अपने देश को संभालना चाहा, अपने देश के वेलफेयर के लिए कुछ कदम बढ़ाया. It was the first mass uprising in which all the sections of the Indian society participated against a common enemy. And who was the enemy? The British government. It paved the way for the rise of modern national movement. जो sacrifice लक्ष्मीबाई और सब ने किया था, वो उनका नुकसान नहीं गया. It was successful. लोग आगे बढ़े, लोगों ने हिला के रख दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके जड़ों तक, ताकि आइंदा वो ऐसी हरकतें ना करें, वो जितना अत्याचार कर रहे थे वो ना करें. थैंक यू. लेट्स मीट इन आवर अनदर चैप्टर और इन आवर अनदर एपिसोड. टिल देन, बाय, टेक केयर.